रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हीमोपोएसिस। मेरा भाई बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से लेकर के उन क्वेश्चनों को बनाया है। तो रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहा जाता है। हीमोपोएसिस दोस्तों, ये जो हीम शब्द है ना, हीम शब्द जहां भी नजर आए थोड़ा तुक्का और मिलान ब्लड के साथ करिए। हीम हीम शब्द जो है ये कहीं ना कहीं आपके ब्लड को शो करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की जो मात्रा होती है दोस्तों, अगर मैं यहां पर लिख दूं, पुरुषों में ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर तक बताई जाती है, जबकि महिलाओं में ब्लड की जो मात्रा होती है वो लगभग लगभग 4 से 5 लीटर तक बताई जाती है। एक सामान्य व्यक्ति किसको बोलते हो भाई? एक छोटी सी लाइन है, एक सामान्य व्यक्ति किसको बोलते हो? एक सामान्य व्यक्ति वो होता है, एक सामान्य व्यक्ति वो होता है जिसका वजन लगभग 60 किलो के आसपास हो, लगभग 60 किलो के आसपास हो, और वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति किसको बोल रहे हो आप? कोई मान लीजिए कोई 200 किलो का आदमी है, तो भाई ये कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी है यार। कोई 300 किलो का आदमी है, क्या ये सामान्य व्यक्ति है? नहीं। अगर कोई 30 किलो का आदमी है तो क्या ये सामान्य व्यक्ति है? नहीं। एक सामान्य व्यक्ति उसको बोलते हैं जिसका वजन लगभग 60 से 70 किलोग्राम हो और वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? तो महिलाओं में ब्लड की मात्रा लगभग 4 से 5 लीटर होती है। लगभग 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 भैया, किसी व्यक्ति में रक्त की मात्रा, किसी व्यक्ति में रक्त की मात्रा उसके शारीरिक भार का कितना प्रतिशत होता है? किसी व्यक्ति में जो ब्लड की मात्रा होती है उसके शारीरिक भार का 7 से 8% होता है। इसका मतलब यह है भाई, अगर किसी का वजन 100 किलो है तो 100 का लगभग 7% उसमें ब्लड होता है, मतलब उस व्यक्ति में लगभग 7 लीटर ब्लड होगा। जैसे किसी व्यक्ति का वजन 200 किलोग्राम है तो 200 का 7% मतलब उस व्यक्ति में लगभग 14 लीटर ब्लड होगा, 14 लीटर ब्लड होगा। किसी व्यक्ति में ब्लड की जो मात्रा होती है उसके कुल भार का लगभग 7 से 8% बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड का पीएच का मान कितना होता है? कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अब आप अपने आप होशियार बनो तो एक अलग बात है, बाकी जब मैंने बोल दिया ना कि एक सिंगल लाइन नहीं छोड़ूंगा, आपको उस लेवल तक की बातें मैं बता दूंगा जिसकी आपको जरूरत है, और इसके अलावा आपको एक सिंगल लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड का जो पीएच का मान होता है वो 7.4 होता है। एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड का पीएच का मान 7.4 होता है। और प्रकृति जो होती है दुर्बल क्षारीय होती है। प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? दुर्बल क्षारीय होती है। ब्लड की प्रकृति कैसी होती है भैया? दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लड में रिक्त स्थान, प्लाज्मा व कार्पल्स कणिकाएं कितनी पाई जाती है? दोस्तों क्वेश्चन यह है कि हमारे ब्लड में 55% तो प्लाज्मा होता है। ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है जो कि हमारे ब्लड का एक तरल भाग होता है, हमारे ब्लड का एक तरल भाग होता है। जबकि हमारे ब्लड में 45% मात्रा में 45% मात्रा में कार्पल्स या कणिकाएं पाई जाती है। कार्पल्स या कणिकाएं पाई जाती है। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 प्रकार की कणिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ब्लड का लिक्विड पार्ट, तरल भाग कौन बनाता है? तो बार बार बात हो रही है, तो ब्लड का जो तरल भाग बनाता है वो है प्लाज्मा। ब्लड का तरल भाग कौन बनाता है?
ब्लड का तरल भाग कौन बनाता है? दोस्तों ऐसे समझो, जैसे पानी बह रहा है और पानी के अंदर कुछ कण पड़े हुए हैं, तो पानी एक प्लाज्मा हो गया और उसके अंदर जो कण है वो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, ब्लड का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। ब्लड का सॉलिड पार्ट कौन है? ब्लड का सॉलिड पार्ट होता है 45% कार्पल्स या कणिकाएं। कार्पल्स या कणिकाएं, कार्पल्स या कणिकाएं, ये ब्लड का सॉलिड पार्ट माना जाता है। मतलब ये जो होता है ना भैया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये ब्लड के सॉलिड पार्ट्स में काउंट किए जाते हैं। चलिए 14 नंबर, रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी भैया? रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। 15 नंबर, रक्त के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन मैंने एसएससी की किताब में से लिया है, ध्यान से सुनना। रक्त के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताब में है, कक्षा 11वीं के अंदर। तो इसके घटक जो है ना 4 बता रखे हैं। रक्त के मुख्य घटक है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। दोस्तों एक छोटी सी बात सुनिए, एक शब्द आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन, एक शब्द आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन। प्यारे विद्यार्थियों, हीमोग्लोबिन जो है वे ब्लड का मुख्य भाग नहीं मानते हैं। ब्लड के मुख्य भाग 4 ही है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब मैं आपको बता दूं, जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, तो इसलिए ब्लड का मुख्य भाग 4 ही है। ब्लड के मुख्य भाग 4 है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। 16 नंबर का क्वेश्चन, ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? तो ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? प्लाज्मा। ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? प्लाज्मा। ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा हल्के पीले रंग का, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, क्षारीय द्रव होता है।